स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन वीडियो। भाई आया है, सब करा के जाएगा। दिस इज आकाश कंदई और इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं रिवाइज करने वाले हैं डिटेल में AS2। और अपने रिवीजन की खास बात क्या है, हम रिवीजन वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज नहीं करते भाई। अरे एग्जाम में क्या कंसेप्ट पूछने वाला है क्या? वो तुमको उस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो मैं कंसेप्ट तो रिवाइज कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगा। अब क्वेश्चन में भी कैसा होता है, इसमें तो ढेर सारे क्वेश्चन होंगे सर। तो मैं आपको रिवाइज कराते कराते बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन, सपोज 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा कि ये 10 क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटिंग दिस 30 क्वेश्चन। वो सारे कवर कर लेंगे अपन एक बार में ही, और इसको अच्छे से अपन डिटेल में रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, गुड न्यूज़ दूँ, वीडियो जो भी यूट्यूब पे देख रहा है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें मैंने पूरे कंसेप्ट लिख रखे हैं, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है, तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पहले ज्वाइन कर लेना और फिर डाउनलोड कर लेना और मजे कर लेना। और अब ये सब इतना सब बिना सब्सक्राइब के बिना देखा ना, सब्सक्राइब के बिना देख रहे हो तो फिर मैं नहीं बता सकता भाई। सब्सक्राइब के बिना कभी देखना मत, सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, फिर ही देखना, ठीक है। आ जाओ, तो अब ज़्यादा बात के बिना शुरू करते। उसके अलावा सुनो, रिवीजन वीडियो का यूज़ कैसे करना है। व्हेन यू आर वाचिंग द रिवीजन वीडियो, देयर विल बी फ्यू कंसेप्ट जो आपको रिकॉल होंगे, वेरी गुड। देयर विल बी फ्यू थिंग्स जो आपको रिकॉल नहीं होंगे। जो रिकॉल नहीं हुआ उसको मार्क करके लेना, ताकि रिवीजन वीडियो खत्म होते आप उस पर फोकस करो। देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जो आपको समझ आ जाएंगे, वेरी गुड। जो नहीं समझ आए मार्क करके लो, ताकि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भले यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी करनी ही है आपको, ठीक है। चलो सर, अब इतना ज्ञान दे दिया, अब अपन शुरू करते। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले AS2 नाम इन्वेंट्रीज, ठीक है, शांति से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखा था। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? दीज आर असेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको बेचना खरीदना मेरा धंधा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोफेसर हूं, मैं अपने अकाउंट्स की बुक्स, FR की बुक्स बेचता हूं, बनाकर खुद बेचता हूं, बराबर। तो वो मेरे लिए फिनिश गुड्स होएगा, वो मेरे लिए क्या होएगा? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको बेचना मेरा धंधा है, बराबर, तो उसको इन्वेंट्री बोलूंगा। फिनिश गुड्स हो सकती है आपकी इन्वेंट्री। उसके अलावा कभी कभी कुछ फिनिश गुड्स WIP स्टेज में होता है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी आपकी इन्वेंट्री होती है। उसके अलावा सपोज आप फिनिश गुड्स खुद मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे मैं बुक्स खुद बनवाता हूँ, खुद प्रिंट करवाता हूँ, तो उसमें जो पेपर लग रहा है, वो इंक लग रहा है, वो भी मैं लाता हूँ, पूरा प्रिंटिंग मैं करवाता हूँ, तो वो जो इंक पेपर वो सब हो गया मेरा रॉ मटेरियल्स। तो वो रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री होती है। मतलब फिनिश गुड्स इज योर इन्वेंट्री, आधे अधूरे फिनिश गुड WIP इज योर इन्वेंट्री, और फिनिश गुड्स में लगने वाला मटेरियल इज आल्सो इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, क्लियर, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ चीजें इसके स्कोप में नहीं आती है, वैसे एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं होता, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कौन से आइटम्स AS2 के स्कोप में नहीं आएंगे। सबसे पहला वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और वो बिल्डिंग अभी भी WIP स्टेज में है, तो उसके लिए अलग से AS है, AS7। सर अगर वो बिल्डिंग रेडी हो गई, तो अगर वो फ्लैट्स जैसे रेडी हो जाएंगे ना, तो वो रेडी फ्लैट्स आपके लिए इन्वेंट्री बन जाएगा, बिकॉज आपको उसको बेचना धंधा है, ध्यान रखना, बस इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह खरीद के बेचना, तो उसके लिए अलग से AS है, AS13। उसके अलावा अगर आप प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फर्स्ट प्रोडक्ट्स हो, ये AS एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मिनरल ऑयल्स का ट्रेड सेलिंग करते हो, गैसेस, ओर्स, उसके लिए भी ये AS नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्कोप था। उसके बाद आएगा मेजरमेंट। या आपने अपने बचपन में फाउंडेशन में भी सिखा रहेगा, क्या बोलता है, इन्वेंट्री को किस पे मेजर करेंगे? वी विल मेजर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, दोनों में से विच एवर इज लोअर। का है कंजर्वेटिज्म बाय प्रूडेंस, ठीक है। तो हम लोअर पे मेजर करेंगे। मतलब सपोज मान लो आपके पास FG है जिसकी कॉस्ट 100 है और उसकी NRV 90 है, तो आप 90 पे रखना। अरे मानता है कि नहीं? मानते हैं ना सर, आगे बढ़ो सर। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखो इसका फ्लो समझने का ट्राई करो। ये स्टैंडर्ड ने बोला हमको इन्वेंट्री को रखना है कॉस्ट और NRV पे, तो सबसे पहले वो कॉस्ट की बातें करेगा कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। जब कॉस्ट का पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर वो NRV की बातें करेगा। ओ हाँ, तो कॉस्ट की बातें करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आता है? देखो, अगर आप इन्वेंट्री खुद बना रहे हो तो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां आप RM खरीदते हो, RM मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर FG बनाते हो।
एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, आप डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीद रहे हो और उसको बेच रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। दोनों टाइप के बिजनेस में कॉस्ट ऑफ परचेज तो इंकर करोगे ही। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, अगर ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो फिनिश गुड्स खरीदोगे भाई, ठीक है। आपने खरीद लिया दोनों, अब उसकी परचेज कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहला परचेज प्राइस लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस क्यों होता है? बिकॉज वो पूरे गांव को मिल रहा है। तो इफेक्टिवली सपोज ऐसा बोल दिया कि उसकी एमआरपी थी 10,000, सबको दे रहे डिस्काउंट 2,000 का, आपको पड़ा 8,000 में, तो भाई इफेक्टिव इसकी प्राइस 8,000 ही थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप वो लोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करना, मतलब ऐसे टैक्स जिसका आपको बाद में जाके क्रेडिट या बेनिफिट या रिफंड नहीं मिलेगा, वही ऐड करना। अगर कोई टैक्स रिफंडेबल है तो उसको आपको इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है। आपको कभी कभी बुद्धू बनाने के लिए ऐसा बोलेगा कि 100 रुपए का कॉस्ट है, इसमें मैंने 10 रुपीज टैक्स भरा है और ये टैक्स का मुझे रिफंड मिलने वाला है। अब ये 100 रुपए में 10 रुपीज ऑलरेडी है बट इसका रिफंड मिल जाएगा, तो इसको आप कॉस्ट में नहीं ले सकते, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा और 90 ही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। बट बाई चांस आपको ऐसा बोल दे कि नहीं 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 नहीं, भले टैक्स का अमाउंट इसके अंदर है बट उसका रिफंड नहीं मिलने वाला आपको, तो आप टैक्स को रहने दो कॉस्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम कॉस्ट में कौन सी टैक्स कंसिडर करते हैं? जो नॉन रिफंडेबल है, बराबर, जो रिफंडेबल उसको कंसिडर नहीं करते। उसके अलावा ये दो खर्चे के अलावा भी कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस लग गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस? ऐसे कोई भी खर्चे जो इंकर किए बिना आपकी इन्वेंट्री रेडी नहीं हो सकती, मतलब इन्वेंट्री को रेडी करने में जो खर्चे रेलिवेंट है उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, बराबर। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, हैंडलिंग कॉस्ट, फ्रेट का खर्चा, मतलब इन्वेंट्री मंगा रहे हो कहीं से, इंश्योरेंस ले रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो, है ना, वो सब, ये सारे खर्चे इन्वेंट्री को खरीदने में रेलिवेंट है या बनाने में रेलिवेंट है, वो सारे खर्चे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज। अब मान लो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो मैंने क्या कहा था, आप रॉ मटेरियल खरीदते तो हो बट उससे आप क्या बनाते हो? आप एफजी बनाते हो। तो रॉ मटेरियल से एफजी बनाने में भी खर्चा लगेगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। आरएम से एफजी में कन्वर्ट करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये भी आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बराबर। इसमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये खर्चा इंकर होना ही अगर इन्वेंट्री बनाओगे तो। उसके अलावा आता है वेरिएबल ओवरहेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब होता है ये खर्चा आप जितनी इन्वेंट्री बनाओगे उतना ज्यादा इंकर करना पड़ेगा, जितनी कम इन्वेंट्री बनाओगे उतना कम इंकर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं बुक बनाता हूं, ठीक है, और हर बुक पे मैं स्टिकर चिपकाता हूं, कौन सा? एक के है भाई साहब, ऐसा स्टिकर चिपकाता हूं मैं, एक के भाई साहब का। तो अब बताओ मैंने 1000 बुक बनाई तो मुझे कितने स्टिकर खरीद के चिपकाने पड़ेंगे? 1000 स्टिकर सर, ठीक है। अगर मैंने 2000 बुक्स बनाई तो मुझे कितने स्टिकर खरीद के चिपकाने पड़ेंगे? 2000 सर। इसका मतलब ये जो स्टिकर की कॉस्ट है ये मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मैं जितना फिनिश गुड्स बना रहा हूं उतना मुझे खर्चा इंकर करना है। समझा क्या? समझा सर। तो ये होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? आप जितनी इन्वेंट्री बनाओ ना बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा लगना ही लगना है। एग्जांपल, जैसे मैं टीचिंग दे रहा हूं, ये स्टूडियो का रेंट, अब मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं स्टूडियो का रेंट मुझे भरना ही है। वैसे ही कंपनी प्रोडक्शन कर रही है एक फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री का रेंट कंपनी को भरना ही है, प्रोड्यूस करे ना करे, बराबर, उसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड का आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, सुनना मेरी बात। इसमें हमेशा 2 स्टेप होते हैं, क्योंकि ये खर्चा वेरी नहीं कर रहा है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन, जितना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, ये तो फिक्स खर्चा है। तो इसको नॉर्मली स्टैंडर्ड बोलता है कि दिस शुड बी नॉर्मली बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब जब आप इसका निकालोगे ना पर यूनिट कॉस्ट, तो नॉर्मली वो बोलता है कि आप नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना है इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी? नॉर्मल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम अगर आप प्रॉपरली काम करो तो कितना यूनिट्स बना सकते हो। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है आपने कितना बनाया, ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्टकट दे रखा है, वैसे शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले याद रखो इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जतिन लिमिटेड कंपनी है, बुक्स बनाती है, नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख, एक्चुअल कैपेसिटी 75, एक्चुअल प्रोडक्शन 75,000, मतलब जितना बना सकता था क्या उसने उतना बनाया? नहीं। तो क्या इसको जो पूरा रेंट है, पूरा रेंट इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करने देना चाहिए क्या? था आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो चाहता तो पूरा 1 लाख यूनिट्स बना सकता था ना, कम यूनिट्स बनाया, तो जब कम यूनिट्स बनाओगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी कम कंसिडर करने ही दिया जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है, शॉर्टकट दे रहा हूं, इसको 2 स्टेप में बांट दिया करो। पहला स्टेप आप निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट, बराबर, ऑलवेज डिवाइड द फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय नॉर्मल कैपेसिटी। एज ऑफ नाउ ये याद रखना, वी विल डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, तो मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होता है? अब एक फिक्स्ड कॉस्ट को आपको एलोकेट करना है। सर कैसे करते हैं एलोकेट? टोटल फिक्स कॉस्ट लिखना, फिर बाइफिकेशन मारना कि
आपने एक्चुअल में कितनी इन्वेंट्री बनाई, तो एक्चुअल में मैंने 75,000 की इन्वेंट्री बनाई है, इनटू द प्राइस पर यूनिट, जो भी अमाउंट आएगा इतना कॉस्ट आप इन्वेंट्री में ऐड करना, बाकी बैलेंसिंग फिगर जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये अनअब्सॉर्ब्ड कॉस्ट हो गया। क्यों? आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आपने कम यूनिट बनाए, तो उतना प्रोपोर्शनेट फिक्स्ड ओवरहेड आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, ऐसा मान लेना। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। अब ध्यान रखना, मैं रिवाइज करा रहा हूं, सो आई वोंट गो इन मच डेप्थ, आई वोंट रिपीट थिंग 10 टाइम्स। ठीक है, मैं रिवाइज कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको लगता है ना कोई पॉइंट आपको वापस सुनना है, रिवाइंड करो, वापस सुन लेना। ठीक है, अगला एग्जांपल, इसमें क्या बोलता है, इसमें भी मेरा फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000 है, मेरी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, बट यहाँ मेरी एक्चुअल कैपेसिटी भी 1 लाख है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना। अब जितना नॉर्मल था आपने उतना प्रोड्यूस किया है, तो आप पूरा कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो, तो हमने वही किया है। यहाँ भी 2 स्टेप, पहला स्टेप कॉस्ट पर यूनिट निकालो, सेकेंड स्टेप एलोकेट करो। एलोकेट करते समय देखना एक्चुअल कितना बनाया, उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। अब आता है तीसरा एग्जांपल, ये मजेदार है। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 1,50,000, नॉर्मल कैपेसिटी हो जाएगी 1 लाख, एक्चुअल आपने बनाया 1,20,000, मतलब आपने अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्शन कर लिया, ज़्यादा बना लिया आपने। इस केस में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर निकालोगे ना, तो ओवर एलोकेशन आ जाएगा। करके देख लेना, यू डिवाइड बाय द नॉर्मल कैपेसिटी 1.5 आएगा, बट प्रोड्यूस आपने ज़्यादा किया है, प्रोड्यूस आपने 1,20,000 यूनिट्स किया है, तो जब 1,20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख आएगा, सॉरी 1,80,000 आएगा। 1,80,000 तो रियल में आपका फिक्स कॉस्ट था ही नहीं, तो दिस विल लीड टू ओवर एब्जॉर्प्शन, बराबर। तो इसमें क्या करने का, स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप एक्चुअल से डिवाइड करना। ओ, तो अब इसका समरी क्या हुआ, ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसका समरी मैंने ऊपर लिखाया था। फिक्स्ड ओवरहेड को जब आपको पर यूनिट फॉर्म में निकालना है तो किससे डिवाइड करना, नॉर्मल और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, जो भी हायर है उससे डिवाइड करना, आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो देखो पहले वाले केस में नॉर्मल वाज हायर, तो नॉर्मल से डिवाइड किया। सेकेंड वाले केस में दोनों सेम था, तो डिवाइड कर दो किससे भी। थर्ड वाले केस में एक्चुअली हायर, तो एक्चुअल से डिवाइड किया। ध्यान रखना, तो ये पहला स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज कंप्यूट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड स्टेप इज एलोकेशन। तो एलोकेशन में क्या करना, अमाउंट लिखना, फिर बांट देना कि इन्वेंट्री में कितना एलोकेट होगा, जितना आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है, तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका एबनॉर्मल लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल करा था, सेम चीज़ है। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए बता दूं कौन सा एग्जांपल रेफर कर सकते हो। मेरी क्वेश्चन बैंक का वो सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, मेरी क्वेश्चन बैंक का इट इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। वेट, लेट मी शो इट टू यू। ये रहा, आपको मेरी क्वेश्चन बैंक में दिखेगा 4.16। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो। ये मेरी क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई बात नहीं, आपका जो भी किताब है उसमें देख लेना। ये मॉडल के अंदर भी है, सेम सॉल्व एग्जांपल फॉर्मेट में, सेम चीज। 3 केस दिया हुआ है, एक्चुअल इतना प्रोड्यूस किया, एक्चुअल कम किया, एक्चुअल ज्यादा किया, तो क्या होगा, करके देखो, आ जाएगा आपको। ये था फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, फिर ये मैं कॉस्ट की बात कर रहा था, अपन इन्वेंट्री कॉस्ट की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने क्या क्या ले लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज ले लिया और डायरेक्ट खर्चे ले लिए सारे के सारे। ठीक है, और उसमें भी अपन ने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी ले लिया सारे के सारे। फिर मैं बताऊंगा कौन से खर्चे आपको कंसिडर नहीं करने हैं, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये खर्चे कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड मत करना, बराबर। पहला है एबनॉर्मल वेस्टेज, इसके ऊपर मैं विस्तार में चर्चा नीचे करूंगा। सेकंड है स्टोरेज कॉस्ट। वाई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री बनने के बाद होता है। इन्वेंट्री रेडी हो गई, फिर स्टोर कर रहे बेचने तक, तो वो खर्चा कभी कैपिटलाइज मत करना। बट उसमें कैच है, एक एक्सेप्शन है, कभी कभी स्टोरेज करना इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट होता है। एग्जाम्पल, वाइन्स एंड पिकल्स। अरे जितनी पुरानी उतनी अच्छी, दारू को बोलते हैं ना, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। तो यहां आप वाइन को स्टोर कर रहे हो बनाने के लिए, तो अगर स्टोरेज कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिर आप स्टोरेज कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, वरना मत करना। उसके अलावा एडमिन खर्चे कभी कैपिटलाइज मत करना, कैपिटलाइज मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड मत करना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे कभी ऐड मत करना। इंटरेस्ट वाला खर्चा कभी ऐड मत करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस? कभी कभी होता है ना, मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद है, क्रोमा गया, लैपटॉप था 1 लाख रुपीज़ का, मैंने बोला मैं पेमेंट 1 ईयर के बाद दूंगा, तो उसने, सॉरी, लैपटॉप था 10 लाख रुपीज़ का, मैंने बोला पेमेंट दूंगा 1 साल के बाद, तो उसने बोला फिर 11 लाख देना पड़ेगा सर। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख दे रहा हूँ ये इंटरेस्ट है, या आप इन्वेंट्री कॉस्ट मत ऐड करना। क्यों? ये 1 लाख का जो इंटरेस्ट है आप इन्वेंट्री के लिए नहीं दे रहे हो, आप जो 1 साल का मांग रहे हो ना क्रेडिट पीरियड, उसके लिए दे रहे हो, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? अब इस स्टैंडर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड में फिक्स्ड ओवरहेड वाला, सेकंड इंपॉर्टेंट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल वेस्टेज कभी भी कॉस्ट में ऐड मत करना। अब ये निकालोगे कैसे? तो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ एग्जांपल देखना। सपोज मेरे पास 1000 बुक्स है, मैंने 150 में परचेज किया, तो टोटल खर्चा कितना है 1,50,000। अब आपका एक नॉर्मल लॉस होता है क्या, सपोज मैं बुक्स बनाऊंगा
तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। ऐसा पॉसिबल है मैंने आपके लिए 1000 बुक्स बनाई, उसमें से 10 बच्चे तो आएंगे, बोलेंगे ना सर बुक हमारी खराब निकली, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस इज 5%, मतलब आप 1000 बनाओगे ना तो 5% का लॉस तो होना ही है। तो इस केस में मान के चलने का आपने 1000 बनाई नहीं, आपने 1000 माइनस 5% 950 बनाई है, ये मान के चलने का। ठीक है, आउट ऑफ 1000 बुक्स ओनली 920 वर रिसीव्ड। अब आता है कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखो, नॉर्मल लॉस इज 1000 इंटू 5%, दैट इज 50 बुक्स। मतलब आइडियली आपका नुकसान 50 बुक का होना चाहिए था, बट रियल में आपको सिर्फ कितनी बुक्स मिली है? रियल में आपको सिर्फ 920 बुक्स मिली है। मतलब आपका टोटल नुकसान कितने का हुआ है? एक सेकंड ना, बैटरी खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, आपका टोटल नुकसान कितने का हुआ है? आपका टोटल नुकसान 80 बुक्स का हुआ है। तो इसमें से हम बोलेंगे 80 बुक्स में से 50 इज नॉर्मल लॉस, ये सबको होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना, इसका जो खर्चा रहेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉर्मल लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हम निकाले कैसे? इसमें भी 2 स्टेप है। जैसे पता है फिक्स्ड कॉस्ट में 2 स्टेप थे, पहले निकालो कॉस्ट पर यूनिट, फिर निकालो एलोकेशन। यहाँ भी 2 स्टेप है। इसमें आप सबसे पहले निकालोगे रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलता है? टोटल खर्चा लेना, डिवाइड बाय 1000 मत करना, 1000 माइनस 5% कितने यूनिट्स होते हैं? 950, डिवाइड बाय 950 करना। ऐसा क्यों? हम मानते हैं कि 1000 बुक बनाई नहीं आपने, आपने खरीदी ही 950 बुक से, ये मान लेना है ना। तो हम निकालते हैं रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल लॉस। क्योंकि हमने क्या माना, 1000 तो बोलने की बात है, 5% तो लॉस होना ही है। तो हम निकालेंगे एक रिवाइज कॉस्ट कि हमारी कॉस्ट 150 नहीं है। अगर आप नॉर्मल लॉस कंसिडर करोगे तो रिवाइज कॉस्ट है 157.89। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 1, जहां आपने निकाली रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट। अब स्टेप नंबर 2 क्या? आप एलोकेट करोगे इस पर यूनिट के खर्चे को, जितना यूनिट्स आपको एक्चुअल में मिला है उससे मल्टीप्लाई करना। दैट इज अपने को रियल में कितने यूनिट्स आया था? 920। तो 920 इंटू द पर यूनिट अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलेगा। ये आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी। जो बाकी 30 यूनिट्स है, 950 में से 920 मिल गए, 30 इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पर यूनिट से, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना, इधर आप मिस्टेक क्या करोगे? अगर आप एक्चुअल और एबनॉर्मल दोनों के यूनिट्स का टोटल करोगे तो टोटल कम 950 है। आपके मन में सवाल आएगा, ये 1000 क्यों नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचेगा 1000। मान लो 5% का नॉर्मल लॉस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो 50 यूनिट्स है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमने कॉस्ट पर यूनिट भी 950 की निकाली। बाइफरकेशन भी ऐसा लिया कि एक्चुअल 920 है, एबनॉर्मल लॉस 30 है, टोटल 950 ही आएगा, ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो यस और नो, फटाफट से बोलो यस और नो। अरे बोलो जोर से बोलो, जय माता दी भाई साहब। हो गया, चलो सर, सबको समझा। इसी को बेटर समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर। ठीक है, अब मैंने इसमें एक और चर्चा करी थी। सबसे पहला, एबनॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट और फिक्स्ड ओवरहेड वाला कंसेप्ट दोनों अलग चीजें हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में देखो क्या था, नॉर्मल और एक्चुअल विचएवर इज हायर से डिवाइड करने का, फिर एलोकेट करने का। इसमें क्या है एबनॉर्मल लॉस वाले में? एबनॉर्मल लॉस वाले में हम क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल अमाउंट को, टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो ये 2 अलग कंसेप्ट है, इसको मर्ज मत करना। दूसरा, सर अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, सपोज मान लो इस केस में एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, 30 का लॉस हुआ ही नहीं, तो फिर जितना भी 1,50,000 है पूरा आपके इन्वेंट्री वाले कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं थी भाई साहब। समझा? ध्यान रखना। अब इसी को बेटर समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 3 का, वो आप रेफर कर सकते हो। इसका बेटर वाला एग्जांपल मैं आपको रेफर करवा दूंगा। चलो चाहिए तो आ जाओ इधर मेरे साथ, कर ही लो एक बार, इधर देख ही लो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है। अब देखो आप कितने मक्खन तरीके से कर पाओगे इसको। ये रहा मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, क्या बोलता है? प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैं क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, मैं पूरा ऐसा सॉल्व नहीं कराने वाला। आई विल रिवाइज इट बिकॉज दिस इज अ रिविजन वीडियो। ठीक है, ध्यान रखना। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। ठीक है, 5000 इनपुट आप मंगवाते हो तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 5000 का 5%, 250 इज द नॉर्मल लॉस। आगे फिर बोलता है वेस्टेज अपना कितना हुआ है? 300 का, तो 300 में से 250 इज नॉर्मल लॉस, बाकी 50 इज योर एबनॉर्मल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले आप निकालोगे स्टेप नंबर 1 रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट, हमने वही निकाला है। रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल खर्चा कितना लगा, डिवाइड बाय द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, रिवाइज्ड कॉस्ट। स्टेप नंबर 2, इस पर यूनिट वाले अमाउंट को 2 अमाउंट पर लगा देना। जितना आपको एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, वो एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है? 5000 में से 300 इज द एक्चुअल लॉस, तो आपका बचा 4700। ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो 4700 से मल्टीप्लाई करोगे
अमाउंट आएगी, ये आपके इन्वेंट्री कॉस्ट में जाएगी। बाकी 50 का नॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टोटल मिला के दोनों का 4750 यूनिट्स ही होगा। पूछना मत 5000 यूनिट्स क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि हम मानते हैं 5% लॉस एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ऐसा मान लेना। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने किया था। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ एब नॉर्मल लॉस। ओके, डन। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा आपको वापस से देखो, रिवीजन में रिवाइज करवा रहा हूँ। डेफिनेशन पढ़ाया, स्कोप पढ़ाया, मेजरमेंट पढ़ाया, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट की सारी बातें की, क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है वो सब। वापस बता दूं, ये बोर्ड नोट्स मेरे टेलीग्राम पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं पांचवा, कॉस्ट फॉर्मूला। ये आप अपने फाउंडेशन में सीख के आते हो, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। किसी भी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के अपने पास 5 फॉर्मूला है। ठीक है, मोटा मोटी अपन 2-3 सीख के आते हैं, बट यहाँ मैं 5 डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला फीफो। फीफो मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैंने खरीदा 1 अप्रैल को 100 यूनिट्स, 1 जून को 70 यूनिट्स, अब मैंने बेचा 60, तो ये 60 कहाँ से बेचा होगा? मैं मानूंगा मैंने पहले वाले लॉट में से बेचा है, पहले जो खरीदा वो पहले बेचेंगे। तो अगर आपको पूछा COGS, क्वेश्चन में कभी COGS पूछेगा, कभी क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा। COGS पूछा मतलब जो बेचा उसका कॉस्ट कितना, तो हमने कौन से लॉट में से बेचा है? पहले लॉट में से बेचा है, तो 60 इंटू पहले लॉट का प्राइस, COGS। अच्छा, अगर आपको पूछा क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो देखना बचा कितना है। 100 में 60 बेच दिया तो पहले लॉट में आपका 40 बचेगा, सेकेंड लॉट पूरा पूरा बचेगा, यह आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्वेश्चन में ध्यान देना, पूछा क्या है, COGS पूछा है या स्टॉक पूछा है। COGS मतलब जितना यूनिट्स बेचा उसका कॉस्ट, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब जितना यूनिट्स बचा है उसका कॉस्ट। चलो ठीक है, ये था फीफो। फिर है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल देख लो इधर, सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। मान लो आपने 100 यूनिट्स खरीदे 20 के, 70 खरीदे 25 के, टोटल कॉस्ट ले लो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट्स कितने 170, मिलेगी एवरेज कॉस्ट। अब आपको अगर पूछे कि हमने इतने यूनिट्स बेचे, इसकी कॉस्ट कितनी, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इतने यूनिट्स बचे हैं, इसका वैल्यू कितना, उसी से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ सिंपल है, जितने भी यूनिट्स खरीदे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगी। इसी कॉस्ट को अगर यूनिट सोल्ड पे लगाओगे तो COGS मिलेगा, इसी कॉस्ट को अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पे लगाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये है फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो इज प्रोहिबिटेड अंडर AS2, वहां ध्यान रखना, लीफो एग्जिस्ट नहीं करता AS2 के अंदर। उसके बाद है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कभी कभी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिंग है, एक चेन है और एक बैंगल है, मैं ज्वेलरी शॉप हूँ, मेरे पास ये 3 इन्वेंट्री है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने बैंगल बेच दिया, तो इसकी कॉस्ट कितनी, जो बैंगल बेचा उसका COGS कितना, तो अपन ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिंग का ले लेंगे, ये नहीं करेंगे वेटेड एवरेज। यहां हमको एग्जैक्टली पता है कौन सा इन्वेंट्री मैंने बेचा है, तो उसी इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो मेरा COGS रहेगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में वी नो, वी कैन आइडेंटिफाई कि ये वाली इन्वेंट्री बेची, इसका कॉस्ट ये है, तो अपने को यहां फीफो वेटेड एवरेज लगाने का जरूरत नहीं होता है। सिंपल, क्लियर। आगे फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये कब यूज करने का, जब आपको मालूम ही नहीं है कि बनाने में खर्चा कितना लगा, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हो। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आपके सब्जेक्ट कॉस्टिंग में, वहां जब पढ़ोगे समझ जाएगा। बट मान लो इसमें कंपनी अंदाजा लगाती है कि स्टैंडर्ड वे में इतना खर्चा लगता है, खत्म। फिर आता है रिटेल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल मेथड? यहाँ ये भी कब यूज करने का, जब आप कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसमें अपन रिवर्स कैलकुलेशन मारते हैं। कैसे करेंगे? वो बोलते हैं कॉस्ट नहीं है कोई बात नहीं, ये तब यूज कर पाओगे जब आपका जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रॉस मार्जिन पता होता है आपको। तो आपको चलो कॉस्ट नहीं पता, बट आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पता है सर, उसमें से ग्रॉस मार्जिन निकाल देना, तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, खत्म। ऐसा कॉस्ट निकलता है। ये दोनों पे इतना कुछ क्वेश्चन वगैरह है नहीं, बट कंसेप्ट ध्यान रखना, MCQ में कभी आया तो टैकल कर लेना। तो ये कॉस्ट फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये सारी मैंने कॉस्ट की बातें कर ली। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं NRV की बातें करूंगा, क्योंकि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर। अब NRV की बातें कर रहा हूं। अब अपने पास 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, FG, WIP, रॉ मटेरियल। तीनों के केस में NRV क्या होगी उसकी बात कर रहा हूं। पहले FG की NRV, सिंपल। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन शॉर्ट नेट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से जितने भी सेलिंग करने के खर्चे वो माइनस कर देना। देखो आप जब सेल करोगे तो खर्चे इनकर करते हो ना, ब्रोकरेज दोगे, कमीशन दोगे, पैकेजिंग करोगे, वो सारे खर्चे माइनस कर देना। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, उससे आपको मिलेगा NRV ऑफ FG, पहला पॉइंट। दूसरा WIP का NRV। अब WIP का NRV का पता दिक्कत क्या है? NRV का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, WIP का मतलब होता है पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स, आधा अधूरा प्रोडक्ट। अब आप सोच समझ के बताओ, ऐसा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो दिल तुमने किसी को दे दिया है उस पे हाथ रख के बताओ,
आधे अधूरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होता है क्या? नहीं होता है सर। तो इसका एनआरवी कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ एफजी का सेलिंग प्राइस ले लो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ एफजी, लेकिन ये तो डब्ल्यूआईपी है सर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करेंगे। देखो डब्ल्यूआईपी स्टेज में, डब्ल्यूआईपी से एफजी बनने में और खर्चे इंकर होने बाकी है ना, वो अंदाजा खर्चा हम यहाँ से माइनस करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करेंगे, तो जाके आपको एनआरवी और डब्ल्यूआईपी मिल जाएगा। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल समझ लो। सपोज मैंने डब्ल्यूआईपी बनाने में अब तक 150 का खर्चा इंकर किया, ये मेरी कॉस्ट हो गई। सेलिंग प्राइस ऑफ एफजी कितना है? 250, तो सेलिंग प्राइस एफजी 250 है, सेलिंग कॉस्ट 20 है और कॉस्ट येट टू बी इंकर्ड फॉर कंप्लीशन 100 है। तो सबसे पहले डब्ल्यूआईपी को मेजर करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट है 150, वो तो यहां से मिल गई। सेकंड चाहिए अपने को एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, कैसे निकालोगे? एफजी का सेलिंग प्राइस लो, जितना कॉस्ट अभी इंकर होना बाकी है वो माइनस करो और सेलिंग कॉस्ट माइनस करो, आपको मिलेगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। दोनों में से विच एवर इज लोअर, ऐसा ध्यान रखना। क्लियर? वापस से, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्यों माइनस किया? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस एफजी का लिया है। एफजी का क्यों लिया? बिकॉज डब्ल्यूआईपी का सेलिंग प्राइस नहीं होता है, सिंपल। उसके बाद आएगा तीसरा, रॉ मटेरियल। इसका भी तो एनआरवी चाहिए। स्टैंडर्ड बोलता है इसका एनआरवी होता ही नहीं है। पता है क्यों? एनआरवी किसका होता है? जिसको आप बेचने वाले हो। रॉ मटेरियल तो आप बेचने वाले नहीं हो, आप इसको अपने फिनिश गुड्स में कंज्यूम करने वाले हो। हमने आरएम बेचने के लिए नहीं, फिनिश गुड्स बनाने के लिए लिया हुआ था, तो इसलिए इसका जो वैल्यूएशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइसिंग ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि रॉ मटेरियल एफजी में कंज्यूम होने वाला है, इसलिए इसका जो वैल्यूएशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन फिनिश गुड्स। अब वो कैसे डिपेंडेंट है? वो बोलता है इसका वैल्यूएशन के लिए आप देखना एफजी के साथ क्या हो रहा है। इफ द एफजी इज सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, मतलब अगर एफजी की कॉस्ट 100 रुपया है और इसकी एनआरवी 120 है, मतलब आपका एफजी सही सलामत है, फिनिश गुड्स सही सलामत है, फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिक रहा है, तो आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे रखने का। अच्छा, अगर आपका एफजी सोल्ड बिलो कॉस्ट, इसका मतलब एफजी का कॉस्ट है 100, एनआरवी 90, मतलब आपका एफजी खुद नुकसान में बिक रहा है। अगर एफजी नुकसान में बिक रहा है तो फिर रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखना। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आज ये सेम मटेरियल बाजार से खरीदोगे तो कितने का पड़ेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आप आज ये सेम मटेरियल बाजार से खरीदोगे तो कितने का पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूं। सपोज फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 100, एनआरवी 110, तो मैं बोलूं फिनिश गुड्स मस्त प्रॉफिट में बिक रहा है, तो आरएम को कॉस्ट पे रखने का। आरएम में मत देखना कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, नहीं 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 नहीं, फिनिश गुड्स ऊपर बिक रहा है ना, तो आरएम कॉस्ट पे रहेगा। अच्छा, अगर फिनिश गुड नीचे बिक रहा होता तो फिनिश गुड्स कॉस्ट 100, एनआरवी 90, फिनिश गुड्स नुकसान में बिक रहा है, ओहो, फिर तो मुझे आरएम को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखना पड़ेगा, ऐसा। तो आरएम का वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन फिनिश गुड्स। ओके सर, समझ गया। ठीक है, ये था अपना कंसेप्ट ऑफ एनआरवी। उसके बाद मैंने आपको एक शानदार कंसेप्ट करा था, वो था एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है सुनना। कभी कभी आप एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो लेकिन इंडिविजुअली खर्चा कितना लगा ये नहीं पता। एग्जांपल के तौर पे अमूल कंपनी बनाती है बटर भी चीज भी, दोनों मिला के खर्चा लगा 10 लाख रुपया, इंडिविजुअली कितना लगा मेरे को नहीं पता, तो मुझे बाइफर्केशन चाहिए। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो हम कैसे बांटेंगे? स्टैंडर्ड बोलते हैं सेल्स के रेशियो में बांटो। सेल्स का रेशियो क्या होता है? सेल्स का रेशियो का मतलब ये नहीं है कि दोनों के सेलिंग प्राइस पर यूनिट के रेशियो में बांट दो, नहीं 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 नहीं। सेल्स का रेशियो मतलब जितने यूनिट्स आपने बनाए इनटू द सेलिंग प्राइस, जितने यूनिट्स आपने बनाए इनटू द सेलिंग प्राइस, एक आपको अमाउंट मिलेगा, बस इस रेशियो में आप 10 लाख को बांट देना। उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू मेन प्रोडक्ट्स या जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये पहला कंसेप्ट है। सेकेंड है इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसका कुछ तो कचरा पट्टी बचेगा ना, स्क्रैप बचेगा। जैसे अमूल जब बटर और चीज बनाता है तो वो स्क्रैप में छाछ बन जाती है, जो इसका वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज, इन दोनों के वेस्टेज से क्या निकलता है? छाछ। तो जो तुम करके पीते हो ना वो छाछ, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ चीज एंड बटर। तो अमूल के लिए वो हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। इसको बनाने का मोटिव नहीं था, बन जाता है, प्यार हो किया नहीं हो जाता है, वैसे ही बनाया नहीं बन जाता है। तो क्या करे इसका? तो जो भी बाय प्रोडक्ट है उसका आप एनआरवी निकालना कि यार बटर मिल्क बन गया, इसका एनआरवी क्या है। तो जो भी आप बेचोगे और बेचने में जो भी खर्चा लगेगा वो, ये एनआरवी को आप मेन प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट से लेस कर देना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट माइनस द एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। नाउ
इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 10 lakhs बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, आप ये 9.1 lakhs को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जब आपके क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों है, तो जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट माइनस द एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, आपको मिलेगा नेट कॉस्ट। इस नेट कॉस्ट को आप बांट देना बिटवीन द मेन प्रोडक्ट्स, सिंपल। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चन आपको अभी तुरंत इसका रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल वगैरह में नहीं है, ये मैं सीए फाइनल से उठा के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है? तो कॉपी कर लेना बाद में। क्या बोलता है सुन लो, मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ ऊपर से। बोलता है हमारे पास है 1 बाय प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम 2 मेन प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। इसमें कैश था, मैंने आपको पूछा भी था क्लास में, याद है क्या, कि इसमें कितने बाय प्रोडक्ट कितने मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ एक नहीं 2 बाय प्रोडक्ट है। कैसे? एक तो है बाय प्रोडक्ट बीपी और एक है स्क्रैप। स्क्रैप इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड, 2 मेन प्रोडक्ट है MP1 MP2। अब करना क्या था इसके अंदर, बहुत सारे खर्चे दिए हुए अपने को, फिर कितने मेन प्रोडक्ट बना वो दिया हुआ है, मेन प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अब बाय प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ध्यान से सुनना, बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20 रुपीज पर यूनिट, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। एक बात आपको मैंने ऊपर लिखाई थी, बाय प्रोडक्ट वाले केस में हमको एनआरवी चाहिए होता है, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। वी डोंट नीड प्रॉफिट, वी नीड एनआरवी। तो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना। जैसे तुम्हारी एक्स तुमको कैसे इग्नोर करती है, वैसे उसको इग्नोर कर देना सर। ठीक है, इग्नोर कर लेंगे सर, वो तो आता ही हमको। तो प्रॉफिट एलिमेंट इग्नोर करना, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको एनआरवी चाहिए भाई, ठीक है? तो एनआरवी हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। उसके अलावा 5,000 वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है? तो अब कैसे करोगे देख लो, पहले आपने जितने खर्चे किए वो सारे ऐड कर लेना, टोटल कॉस्ट मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ बाय प्रोडक्ट है तो बाय प्रोडक्ट का एनआरवी माइनस कर लेना। देयर वर 2 बाय प्रोडक्ट्स, पहला है बीपी, उसका कितना है 2,000 यूनिट्स इंटू ₹20 सेलिंग प्राइस मिलेगा, और ये सेलिंग कॉस्ट है 8,000 2,000, नेट करोगे तो आपको 30,000 आएगा। और एक और था बाय प्रोडक्ट स्क्रैप, उसका डायरेक्टली एनआरवी दे देगा 5,000, वो माइनस कर दो तो आपको मिला नेट कॉस्ट। अब इस नेट कॉस्ट को आप बांटोगे बिटवीन MP1 एंड MP2। कैसे बांटना है, याद है मैंने बताया सेल्स के रेशियो में बांटना, सेल्स के रेशियो में। तो दोनों के कितने यूनिट्स बने वो है और दोनों का सेल प्राइस है, बस उससे मैं एक वैल्यू निकालूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, मुझे मिला एक सेल्स का रेशियो। इस रेशियो में आप 3,20,000 को बांटोगे। बांट दिया सर, आपको मिला जॉइंट कॉस्ट कि बटर में कितना, बटर मतलब MP1 में कितना लगा, MP2 में कितना लगा। अब मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट दोनों का। अब एनआरवी दोनों की दी हुई है, जो सेलिंग प्राइस है वही इनकी एनआरवी होती है ना यार, एनआरवी लिखी मैंने, बोला दोनों में से विचेवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे। तो MP1 और MP2 दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है, तो ये इतना 250 और 100 यूनिट्स है, यूनिट्स इनटू द ये कॉस्ट पर यूनिट, आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ऐसा ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इट विल बी पॉसिबल कि आपको लगे सर हमको सॉल्व करने की जरूरत है, ऑफकोर्स पड़ेगी। यहाँ मेरा मोटिव रिवाइज करवाना है, सॉल्व करवाना नहीं, तो ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, एग्जाम में कभी भी आ सकता है ये, ठीक है सर? प्रैक्टिस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। अब इसमें मैं जितने भी LDR क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज कराऊंगा। वाई LDR क्वेश्चन? क्योंकि देखो पहली बार में आप सारे क्वेश्चन करना, फिर जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कुछ नया है, सारे कंसेप्ट कवर होते हैं, वो क्वेश्चन करने चाहिए अपने को, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 में करवा चुका, वो LDR नहीं है बट करवा चुका मैं आपको। उसके बाद अपन जो रिवाइज करेंगे वो है नहीं, इसमें मजा ही नहीं है। सीधा देखो, मेरे क्वेश्चन बैंक में 2 सेक्शन है, एक है मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस और एक है MTP RTP पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस। तो AS2 में मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में जान ही नहीं है, सब सिंपल है। तो जो भी LDR निकल कर आएंगे वो MTP RTP पास्ट एग्जाम वाले में आते हैं, ठीक है? चलो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एन एंटिटी ऑर्डर 20,000 kg ऑफ सर्टन मटेरियल एट 110 पर यूनिट, परचेज प्राइस इंक्लूड GST 12 पर kg, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसेबल। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये आप GST में पढ़ोगे, बट आसान भाषा में बताओ तो मान लो इसका आपको रिफंड मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब ये टैक्स आपको भरना नहीं पड़ेगा, रिफंड या बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? आपको लग रहा है कि आपकी नेट कॉस्ट इज 110, लेकिन नहीं, उसमें से आपको 12 रुपीज बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैंने वही करके दिया हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखो, हमने बोला हमारी परचेज प्राइस है 22 lakhs, उसमें से GST वाला पार्ट माइनस किया। सर माइनस क्यों किया? क्योंकि GST वॉज इंक्लूडेड देयर, माइनस किया, मुझे मिली नेट कॉस्ट। और क्या खर्चे इंकर किए? आपने फ्रेट इंकर किया है 1,17,000, ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर दिया, मुझे मिल गई टोटल कॉस्ट, ठीक है? अब नॉर्मल लॉस इज 2%, ये नॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट है। तो नॉर्मल लॉस में अपन क्या करते हैं,
मैंने कहा 2 स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आप निकालोगे रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये आप कैसे निकालते हो गाइस? रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट, जितने भी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो 20,000 माइनस 2% करोगे आएगा 19,600 बराबर दिस आर द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। मैंने वही किया, उससे डिवाइड किया तो मुझे मिला मटेरियल कॉस्ट पर केजी रिवाइज्ड वाला, रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या करना है, मेरे को एलोकेट करना है कितना यूनिट्स आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया और कितना आपका एबनॉर्मल लॉस है। आप ध्यान से देखोगे तो 20,000 में से 19,500 रिसीव हुआ है, मतलब टोटल लॉस आपका देखो तो कितना है टोटल लॉस 500 केजीज का, उसमें से 400 इज नॉर्मल लॉस। कैसे आया? 2% था ना नॉर्मल लॉस, तो वो निकाला, बाकी अब नॉर्मल लॉस है। तो मैंने बताया ये जो रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट है इसको 2 अमाउंट पे लगाना है, एक जितना एक्चुअल प्रोड्यूस किया वो और जितना एबनॉर्मल लॉस है वो, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोड्यूस में भी इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ था कि 19,500 में से 18,000 में कंज्यूम कर गया तो कोई बात नहीं, 19,500 में से 18,000 कंज्यूम कर गए तो 1,500 स्टॉक में बचा, तो मैंने बाइफर्केशन दिया। अपन ऊपर क्या कर रहे थे, डायरेक्टली 19,500 पे 106 लगा रहे थे, बराबर। यहां पर ऐसा मत करो, बाइफर्केशन दे दो कि 19,500 में से कंज्यूम इतना किया उस पर 106, स्टॉक में इतना पड़ा उस पर 106, ये आपका एक्चुअल का डेटा हो गया। और एबनॉर्मल लॉस 100 इंटू 106 आपको मिलेगा ट्रांसफर टू पीएनएल, सिंपल। ये मैं कब करूंगा? जब बाइफर्केशन दिया हुआ है। सपोज कंज्यूम का डेटा होता नहीं तो सीधा 19,500 इंटू 106 कर देता, ऐसा। क्लियर है क्या? डन सर। ये एक शानदार क्वेश्चन है, करके जाना, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन में रिफर करने बोलूंगा, उसको ऐसे रिफर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिफर जरूर कर लेना, सिंपल है, वेटेड एवरेज बेसिस पे सिंपल है, करवाया क्लास के अंदर मैंने उसको। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, ओहो एक फ्लाइंग किसी, तो इस क्वेश्चन को फ्लाइंग किसी दे दी, फ्लाइंग किसी। सर सुनो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे कंप्यूट करोगे? बोलता है अपने पास रॉ मटेरियल है और अपने पास फिनिश गुड्स है, ठीक है। रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितने? 600। खर्चा कितना लगा? कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 250। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जैसे ये वर्ड हो ना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, मतलब रिफंड मिल जाएगा ऐसा मान लेना। तो कॉस्ट में जीएसटी इंक्लूडेड है, बाहर करना पड़ेगा उसको। तो नेट कॉस्ट आपकी आ जाएगी 230 की। कितनी की आ जाएगी? 230 की। तो देखो मैंने वैसे ही किया, मैं दिखा देता हूं आपको। इसका भी एक सॉल्व करने का फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट मेरे क्वेश्चन से नोट कर लो, बहुत सिंपल फॉर्मेट में दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। देखो इधर बताता हूं मैं आपको, यहाँ 2 केसेस है वैसे, एक केस में एफजी ऑफ एनआरवी अलग है और एक केस में एनआरवी का एफजी अलग है। एनीवेज, तो कैसे करने का सुनो। वर्किंग नोट बनाने का, लिखो रॉ मटेरियल, लिखा कॉस्ट प्राइस, जीएसटी बाहर निकालो क्योंकि उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, 230 बचेगा। क्या इंकर किया? फ्रेट ऐड करो, हैंडलिंग चार्ज ऐड करो, मैं दोनों ऐड करूंगा, ठीक है। मेरे को मिल गई कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आरएम का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 180, ठीक है, तो मैंने लिख दिया रिप्लेसमेंट कॉस्ट 180। अब मैं इसके लिए ऐसा बोलूंगा विच एवर इज लोअर, कर मत देना येड़ी की तरह, लोअर मत बोलना येड़ी की तरह। क्यों? इसका मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन एफजी, एफजी का क्या हो रहा है वो देखना आप, ठीक है। तो हम देखते हैं एफजी का क्या हो रहा है। अब एफजी का डेटा दिया हुआ है, तो एफजी में दिया हुआ है क्लोजिंग यूनिट्स 1500, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम कितना? 250 का, डायरेक्ट लेबर 70 का है, ओवरहेड्स 30 का है, तो हमने ये लिखा 50 70 30। अब नीचे दिया हुआ था फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स आप आरएम पे नहीं, आप एफजी पे इंकर करते हो, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एफजी के केस में आता है। कितना दिया हुआ है? 3 लाख और नॉर्मल का पास 30,000। आपको निकालना पड़ेगा पर यूनिट। नॉर्मल इज 30,000, एक्चुअल इज 25,000। हम क्या लेते हैं? डिवाइड कैसे करते हैं? नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो 3 लाख डिवाइड बाय 30,000 करेंगे तो मिलेगा पर यूनिट। क्लियर? तो टोटल कॉस्ट ऑफ एफजी कितनी होगी आपकी? 360। अब इस क्वेश्चन में 2 केस बना के दिया आपको। एक केस में एनआरवी ऑफ एफजी बोला है 450, ठीक है। अगर एनआरवी 450 है, मान लो एनआरवी 450 है, तो कॉस्ट 360, एनआरवी 450, विच एवर इज लोअर पे रखते हैं। तो एफजी हो रहा है कॉस्ट पे मेजर, मतलब एफजी का एनआरवी टकाटक ऊपर है। तो जब मैं एफजी को रखूंगा कॉस्ट पे, तो आरएम को किस पे रखूंगा? एफजी को कॉस्ट पे रखा है, इसका मतलब आपकी एनआरवी ज्यादा होगी एफजी की, तो आप आरएम को भी कॉस्ट पे रखना। तो मैं एफजी को 360 पे रखूंगा, आरएम को 275 पे रखूंगा। यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, एफजी को 360 पे, आरएम को 275 पे। देखो एक सिंपल हिंट दूं क्या, अगर एफजी कॉस्ट पे तो आरएम भी कॉस्ट पे, अगर एफजी एनआरवी पे तो आरएम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। क्यों ऐसा? अरे अगर एफजी एनआरवी में मतलब एनआरवी लोअर होगी तो आरएम को रखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। छोटा सा हिंट लिख के लेना किधर भी। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में एनआरवी 340 है। अगर एनआरवी 340 होता तो आप 360 या 340 विच एवर लोअर पे रहते 340 पे रखते। ये एनआरवी 340 पे, तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर होता। तो देख लो सेकंड केस में मैंने लिख के दिया हुआ है।
फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन बड़ा सिंपल रखने का, पहले आप लिख लो जो भी आपके पास गुड्स पड़े वो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ये रेट कौन सा लेना है बस उसी का बनता है अपन नीचे वर्किंग नोट, बराबर ध्यान रखना। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन भी ऐसे इजी वाला क्वेश्चन आप चाहो तो घर पे यू कैन प्रैक्टिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है जीएसटी का डेटा नहीं है, तो इट इज अ इजियर क्वेश्चन कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो डिफिकल्ट वाला मैंने करवा दिया, समझा मैं एलडीआर कैसे मार्क करता हूँ। 4 और 5 सिमिलर थे, इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं आया तो इसको एलडीआर बोल दिया मैंने, ऐसा। या आप टेक्निक बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद और कौन सा शानदार क्वेश्चन, अरे रे रे रे, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको दो फ्लाइंग किसी, दे दी फ्लाइंग किसी सर। अब सुना क्या बोलता है इसके अंदर, बोलता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 15,000, नॉर्मल कैपेसिटी है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है एफजी का, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट डेट। अब इसमें दो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रहेगा तो। सबसे पहला अपने को इसमें क्या निकालना है, अपने को एफजी का वैल्यूएशन निकालना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। उसके लिए आपको एफजी पर यूनिट का डेटा चाहिए रहेगा, वो नीचे किया हुआ है मैंने क्वेश्चन सॉल्व, एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, किधर गया, इधर ये रहा। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट डेट। आपको एफजी की पर यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। कैसे निकालोगे, एफजी का लेना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें जितना आरएम लगा है, जितना लेबर लगा है, जितना फिक्स्ड ओवरहेड लगा है, वो सब लेंगे अपन। तो अब आरएम अपने को ध्यान से देखोगे तो दिया हुआ है परचेजेस 1,00,000 रुपया। अपने को एफजी के अंदर रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए रहता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे ना तो वहां डायरेक्टली गिवन था मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एफजी, तो इसलिए अपने को कंज्यूम चाहिए, परचेज नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस या कंजम्पशन। तो मेरे पास आरएम का ओपनिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में देखोगे दिखेगा, परचेजेस भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो मुझे कंजम्पशन मिलेगा इन यूनिट्स। तो 10,200 इज माई कंजम्पशन इन यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई करना आरएम की कॉस्ट पर यूनिट से, कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में देखोगे ना तो दिखेगा 1,00,000 यूनिट्स खरीदा है, 10,000 सॉरी 1,00,000 रुपीज पे किया है फॉर 10,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट ₹10। ओपनिंग का भी सेम वैल्यूएशन है, 11,000 रुपीज का आरएम है, डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री 10, तो बेसिकली आरएम का कॉस्ट 10 रुपया है। तो जितना आरएम कंज्यूम किया इंटू ₹10, ये आपको मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अपने को ये चाहिए। उसके बाद लेबर इज अ वेरिएबल ओवरहेड, पूरा ऐड करना। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हम पूरा ऐड नहीं करते, हम याद है कंपेयर करते हैं, नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर उससे डिवाइड करते हैं और फिर एलोकेट करते हैं, यहाँ वही करना पड़ेगा। बट इसके लिए अपने पास नॉर्मल कैपेसिटी है 15,000 की, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया वो नहीं है, निकालना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन, आप प्रोड्यूस एफजी कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस किया ये दिया हुआ नहीं है, बट एफजी का ओपनिंग है, क्लोजिंग है और एफजी का सेल्स भी है, बस एफजी का प्रोडक्शन नहीं है, निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग प्लस परचेज या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। अपने पास ओपनिंग के यूनिट्स है, इसके यूनिट्स है, सीओजीएस मतलब जितना एफजी बेचा उसके भी यूनिट्स है, इससे आपको मिलेगा प्रोडक्शन के यूनिट्स, बराबर। जैसे आपको ये मिल जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका कैपेसिटी वॉज, नॉर्मल कैपेसिटी वॉज 15,000, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 10,200, डिवाइड हम करेंगे विच एवर इज हायर से, मिलेगा पर यूनिट। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता था, एलोकेट करना, कि अब जितना आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है इनटू दिस पर यूनिट, इतना ही इन्वेंट्री वाले कॉस्ट में एलोकेट होगा, बाकी जाएगा पीएनएल के अंदर। याद है कंसेप्ट सीखा था, इधर अप्लाई कर दिया अपन ने, बराबर। तो इतना है 51,000 टोटल कॉस्ट मिल जाएगी एफजी की। डिवाइड बाय करना नंबर, अब कुछ नहीं बचा है, डिवाइड बाय एफजी के यूनिट्स करना, मिलेगा पर यूनिट। ये एफजी का कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 20 दे रखा है, तो विच एवरेज लोअर 20 पे रखेंगे। जब एफजी आपका एनआरवी पे है तो रॉ मटेरियल को भी किस पर रखोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो यहां मैंने करके दिखा दिया, नीचे की इधर देख लो, मेरा एफजी को मैंने रखा एनआरवी पे, आरएम को रखा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, सिंपल दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऐसा पॉसिबल है मेरे रिवाइज कराने के बाद भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो, इट इज ओके, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ रहा हूं, आगे और कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन, शानदार। एक क्वेश्चन नंबर 10 भी रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 चलो मैं बताता हूँ, सुनो। रोहन इज अ होलसेलर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बराबर। अब मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग पे AS2 नहीं लगता है, लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हो तो आपको AS2 नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसके प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी से प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ एग्रीकल्चर के और बेच देता हूँ, तो ट्रेडर पे AS2 लगता है। ये चीज़ कहीं भी थियरी में लिखी नहीं थी,
क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है, ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन, इसको तो फ्लाइंग किसी दे दी सर। क्या बोलता है? बोलता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 4,50,000 का। ठीक है सर, ये दिया हुआ ऑलरेडी। बोलता है हमने स्टॉक को कॉस्ट पे रखा हुआ है, कॉस्ट के हिसाब से ये वैल्यू आई है, लेकिन अब डेटा दिया हुआ है 100 कोट्स है जिसका कॉस्ट 2200 है, इसकी एनआरवी है 4000 का 50%, मतलब एनआरवी 2000 है, तो रखना चाहता है एनआरवी के ऊपर ना अपने को। ठीक है सर, तो एनआरवी पे रखते हैं। आओ इधर, एक सेकंड, किधर गया क्वेश्चन नंबर 11, हाँ। तो अपना स्टॉक का वैल्यू है 4,50,000, तो अपना अगर देखोगे कॉस्ट वॉज दिस मच, एनआरवी वॉज दिस मच, अपने को एनआरवी पे रखना चाहिए था, हमने कॉस्ट पे रख के रखा हुआ है। हमारे 4,50,000 में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका 2 लाख पे इंक्लूड करना चाहिए था, आपने 2,20,000 पे किया है, तो 20,000 का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो करोगे बराबर। उसके अलावा शर्ट्स के लिए दे रखा है 50,000 का कॉस्ट है, आपको डायरेक्टली एनआरवी दे रखी है 55,000 की। कंफ्यूज करने के लिए नीचे दे रखा है कमीशन इज 10% ऑन सेल्स। भाई अगर ये सेलिंग प्राइस होता ना 55,000, तो आप कमीशन लेस करते हैं, ये डायरेक्टली एनआरवी दे रखा है, तो कोई कमीशन लेस मत करना, ये ऑलरेडी एनआरवी है भाई। अगर ये सेलिंग प्राइस होता तो फिर आप सेलिंग कॉस्ट माइनस करोगे, ये डायरेक्टली एनआरवी 55,000, तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कॉस्ट पे रहना चाहिए, और हमारे इन्वेंट्री में ऑलरेडी सब कुछ कॉस्ट पे ही है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। तो शर्ट्स वाले केस में नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, ये शानदार क्वेश्चन था, हो गया। उसके बाद अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन है ये भी, प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली। एक सेकंड दे देना बस, एक गुट पानी पी लो सर। आहा, ये प्यास है बड़ी, मजा आ गया सर। चलो अभी खत्म होने के वर्ज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका एनआरवी वाला कंसेप्ट जो है ना, एफजी के केस में एनआरवी क्या होगी, डब्ल्यूआईपी वाली एनआरवी क्या होगी, आरएम के एनआरवी क्या होगी, स्टार्ट टू एंड कवर करता है। सुन लो कैसे। पहले आरएम का दे रखा है, आरएम का परचेज 100 रुपए पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 पे। फिर पार्टली फिनिश्ड गुड्स मतलब डब्ल्यूआईपी का दे रखा है, इसका कॉस्ट 245 है। दीज यूनिट्स विल बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट ईयर, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 50 है। सर इसका बाकी डेटा वो नीचे दिया हुआ रहेगा। डब्ल्यूआईपी में अपन फिनिश गुड का सेलिंग प्राइस यूज करते हैं, ध्यान रखना। फिर फिनिश गुड दिया हुआ 800, टोटल कॉस्ट 295, सेलिंग प्राइस ऑफ एफजी 280 है, 5% ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां सेलिंग प्राइस दे रखा है और फिर दे रखा है ब्रोकरेज, तो सेलिंग प्राइस में से अपन ये माइनस करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में एनआरवी दे रखा था तो माइनस करने की जरूरत नहीं थी, बोलते हैं वैल्यू करो इन्वेंट्री को। अब इसमें फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, ध्यान रखना कैसे करोगे इसका। मैंने एकदम सिंपल फॉर्मेट दिया था आपको, कैसे दिया था। अब मैंने ना इसके अंदर डिस्कस किया था रियल में एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो एग्जाम में ना हमेशा 2 चैनल की थियरी भी लिखा करो। ठीक है, मैंने ऑफकोर्स ऊपर वाले क्वेश्चन में हर जगह नहीं दी है, एक जगह बताया तो इंप्लाइड है ना, तो कैसे लिखेंगे, लिखो एनआरवी वाला कंसेप्ट, एनआरवी कैसे निकलती है और इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हो। इन केस ऑफ एफजी कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी भी अपन लोअर पे रखते हैं, लेकिन इसकी एनआरवी निकलती कैसे वो मैंने दे दी। फिर मैंने बताया आरएम वाले केस में इसका वैल्यूएशन डिपेंडेंट है एफजी के ऊपर, वो कैसे होगा वो लिख के दिया हुआ है, तो ऐसा लिखना, इसका आपको 1-2 मार्क मिल जाएगा। फिर अपने पास 3 इन्वेंट्री है, आरएम डब्ल्यूआईपी एफजी, तीनों की क्वांटिटी दी हुई है, लिख दी है मैंने। ये रेट निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने बनाया वर्किंग नोट, एक एक करके लिखने का। आरएम का कॉस्ट कितना, रिप्लेसमेंट कितना, रहने दो, लोअर मत लेना, इसका डिपेंडेंसी एफजी के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यूआईपी का लिखा। अब डब्ल्यूआईपी वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके अंदर, कॉस्ट 245 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ एफजी 280 है, वो 5% का ब्रोकरेज, ये 14 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में माइनस करना है ये एनआरवी और डब्ल्यूआईपी, तो दोनों में से विच एवर इज लोअर 216 पे रखेंगे। एफजी पे आए, कॉस्ट इतनी है, एनआरवी 266 है आफ्टर ब्रोकरेज, तो लोअर पे रखेंगे। अब एफजी एनआरवी पे बराबर, एफजी एनआरवी पे तो आरएम भी होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, और डब्ल्यूआईपी में तो एनआरवी पे ही लोअर वाले पे, तो मैंने वही रखा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे क्यों रखा, क्योंकि आपका एफजी एनआरवी के ऊपर था, और डब्ल्यूआईपी तो वैसे भी एनआरवी पे ही आ रहा है। सिंपल, शानदार क्वेश्चन था, करके जाना भाई साहब। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 13, ठीक है, 14 कर लेते हैं अपन। 14 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट देख लो क्या है इसके अंदर, अभी खत्म होने वाला चैप्टर ही है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर आगे। क्या बोलता है वो, बोलता है हमने इस कंपनी के अंदर सेल्स वगैरह दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, फिर कितना परचेस किया वो दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। क्या चाहिए इनको, फीफो मेथड फॉलो करते अज्यूम करने बोला है। बोलता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए,
COGS चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, एक एक करके बात करने का। तो इसमें पता है मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, क्या है मेरे पास, ओपनिंग है इतना, इसको मैंने बोला लॉट नंबर 1 बोल दो, परचेज है इतना, लॉट नंबर 2 बोल दो, बाकी और परचेज है इतना, लॉट नंबर 3 बोल दो। फीफो फॉलो कर रहे हैं। स्टॉक में कितना बचा है, 13,000 लीटर्स बचा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले बिका होगा, मतलब स्टॉक में लेटेस्ट वाली इन्वेंट्री का बचा होगा। 13,000 लीटर्स का स्टॉक बचा है, तो 10,000 तो इसमें से बचा होगा, रिमेनिंग 3,000 यहां से बचा होगा। मैंने यही बोला 10,000 लॉट 3 में से, बाकी लॉट 2 में से बचा होगा। अब वैल्यू कैसे करेंगे, सिंपल है, 10,000 लॉट 3 में से बचा ना, तो 3 की वैल्यू 95 है, ले 3,000 लॉट 2 में से बचा है, 2 वाले की वैल्यू 90 है, ले स्टॉक की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या मांगा, COGS मांगा आपसे। COGS फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। ओपनिंग मेरे पास है ना सर, ये रहा ओपनिंग, मल्टीप्लाई करो ओपनिंग का वैल्यू मिलेगा। परचेज है मेरे पास, परचेज है ना सर, ये लो परचेज, मल्टीप्लाई करो वैल्यू मिलेगा। क्लोजिंग ऊपर ढूंढा अपन ने, माइनस करो मिलेगा COGS, ले COGS मिल गया। फिर चाहिए आप इनको तीसरे में प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ऐसा कैसे सर, देखो एक तो होता है सेल्स, वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 30,40,000। अब जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी दे रखा है, तो मिला ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट पूछा है, तो सेफर साइड पे रहने के लिए जो जनरल ओवरहेड से माइनस करना, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो इन्होंने ये वाला पूछा है आपसे, ये कहां से है ओवरहेड्स, क्वेश्चन में दे रखा है जनरल ओवरहेड्स आर 4 lakhs, तो मैंने सेल्स माइनस COGS का ग्रॉस प्रॉफिट मिला, माइनस ओवरहेड्स का नेट प्रॉफिट मिल गया। करते थे ना बचपन में प्रॉफिट लॉस बना के, है ना, सेम खत्म। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ जरूर लेना एक बार, ठीक है। 16 में सिर्फ फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंपल था। क्या है इसमें, रिटेलर है, परचेज किया 1,47,000 का, सेल 154 की है, ग्रॉस मार्जिन 10% है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS बराबर। बस इसमें फर्क ये COGS है, क्लोजिंग नहीं है। तो कैसे करोगे, यहां ध्यान दो, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। ओपनिंग है, परचेज है, COGS डायरेक्टली नहीं है, मेरे पास सेल्स का वैल्यू है, मुझे सेल्स नहीं चाहिए होता है, मुझे उस सेल की कॉस्ट चाहिए होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मार्जिन दिया हुआ है, आप रिवर्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि मेरा सेल्स था 1,54,000, मार्जिन 10% ऑन कॉस्ट था। आपको मैं सिखा दूं कैसे करते हैं। 10% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके भी ऊपर मार्जिन है उसको 100 लो, मार्जिन 10 तो सेल्स होगा 110, तो सेल्स है 1,54,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मिलेगा कॉस्ट कितनी है, निकाल लो सर। तो बस हमने वो कॉस्ट लिखी, मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग के बदले माइनस COGS कर देना, तो क्लोजिंग मिल जाएगा आपको। अरे बेसिक मैथ्स इधर उधर करते हैं ना अपन, वैसा मिल गया। सेकंड वाले में कुछ है नहीं, सेकंड वाला सिंपल है। उसके बाद 17 वाला भी सिंपल है, कुछ है नहीं। दिस कंप्लीट्स योर फुल चैप्टर। AS2 आपका खत्म हो जाता है रिवीजन के साथ। अब जब आपने यहाँ रिवाइज कर लिया, अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कि कैसा लगा रिवीजन। अच्छा लगा तो बताना, दैट विल मोटिवेट मी टू पुट मोर सच रिवीजन वीडियोस फॉर यू गाइस, ठीक है। तो और शेयर भी करना दोस्तों के साथ, आपको क्या पता आपके शेयर करने से कितने बच्चों का फायदा हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रिवीजन डालता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। बोर्ड नोट्स टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, पसंद आया लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।